स्टूडेंट्स, वेलकम टू बारोट्स बायोलॉजी वंस अगेन। आज मैं फिर से आपके सामने आया हूं जेनेटिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके, जिसका नाम है बेटा लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर। बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेज आ रहे थे कि सर कैसे भी करके आप 5th चैप्टर के टॉपिक लाइए और उसमें भी लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर का टॉपिक लेके आइए, बिकॉज काफी कंफ्यूजन चल रहा है दिमाग में। सो बेटा आप टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपको इस टॉपिक में प्रॉब्लम है तो आपको ये वीडियो एंड तक देखना है और जितना हो सके उतना बेटा जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। बेल आइकन दबा दीजिए, बिकॉज आने वाले टाइम में मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स यहां पे रखने वाला हूं जो कहीं ना कहीं आपको टफ लग रहे हैं और कहीं ना कहीं आप उसमें कंफ्यूज हैं। तो चलिए आज का टॉपिक हम स्टडी करते हैं, जिसका नाम है बेटा लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर। पर मैं स्टार्टिंग से बात करना चाहूंगा। बेटा आप लोग ने मेंडल के बारे में जाना है कि मेंडल जिन्होंने कहीं ना कहीं पी प्लांट पे स्टडी किया था और पी प्लांट पे स्टडी करके उन्होंने मोनोहाइब्रिडाइजेशन और डायहाइब्रिडाइजेशन जैसे टॉपिक, ठीक है, हमें समझाए थे कि किस तरीके से सिंगल जीन, ठीक है, इनहेरिटेबल होता है, सिंगल कैरेक्टर किस तरीके से हेरिटेबल होता है और किस तरीके से डबल कैरेक्टर्स किस तरीके से हेरिटेबल होते हैं। उसके बाद उन्होंने वहां पे कुछ लॉ भी हमें समझाए थे, जैसे कि लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड डायहाइब्रिडाइजेशन के बाद उन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ दिया था और वो था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अब बात यह है बेटा कि जब मेंडल ने लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जब ये लॉ दिया तो वो क्या समझाना चाहते थे? वो क्या समझाना क्या चाहते थे? वो समझाना ये चाहते थे बेटा कि मान लो अगर क्रोमोसोम है और क्रोमोसोम में ये दो क्रोमोसोम है, आप देख सकते हो, और ये दोनों क्रोमोसोम में जीन मौजूद है। यहां पे मान लीजिए ए है और यहां पे मान लीजिए बी है। दोनों जीन डिफरेंट क्रोमोसोम में सिचुएटेड है, तो यहां पे ये दोनों जीन कभी मिक्स नहीं होंगे। ये दोनों जीन एक दूसरे के ऊपर कहीं ना कहीं अपनी डोमिनेंस क्रिएट नहीं करेंगे। ये दोनों जीन इंडिपेंडेंटली एक्सप्रेस होंगे। दैट मींस अगर ये क्रोमोसोम पेरेंट्स में से ये दोनों क्रोमोसोम अगर ऑफस्प्रिंग में जाते हैं तो ये दोनों क्रोमोसोम की जो जीन है वो इंडिपेंडेंटली अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे। ये इनका कहना था और इस आधार पे उन्होंने रेशियो दिया था 9:3:3:1। दैट मीन्स अगर वहां पे जीन मौजूद है डिफरेंट क्रोमोसोम्स में, तो आने वाली जनरेशन में कैरेक्टर्स का रेशियो 9:3:3:1 होने वाला है। यह बात मेंडल ने इंडिपेंडेंट लॉ ऑफ असॉर्टमेंट में कही थी। अब बात यह आ जाता है बेटा कि मेंडल का जो वर्क था वो आप भी जानते हो बहुत टाइम तक वो अननोन रहा, बिकॉज बहुत सारे वहां पे कंडीशन से, लैक ऑफ कम्युनिकेशन कह दो या कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट थे जो मेंडल्स की बात पे सहमत नहीं थे उस टाइम पे। बट 1900 के बाद डिफरेंट साइंटिस्ट का वहां पे मेंडल के ही वर्क को रीस्टडी करना और कहीं ना कहीं मेंडल की बात को अपने वर्क के साथ कोरिलेट करना शुरू हुआ। बहुत सारे साइंटिस्ट थे जिन्होंने मेंडल के कुछ लॉ को रॉन्ग भी साबित किया, जैसे कि आप जानते हो कोडोमिनेंस, इनकंप्लीट डोमिनेंस, जहां पे मेंडल के लॉ वहां पे सेट नहीं हो रहे थे, ठीक है। तो दैट मीन्स कि मेंडल की बातें कुछ जगह पे सही थी, कुछ जगह पे वो रॉन्ग थी। मैं कह सकता हूं कि साइंटिस्ट बेटसन एंड पुनेट, ये साइंटिस्ट थे बेटा जिन्होंने रिपल्शन एंड कपलिंग का कॉन्सेप्ट दिया था। रिपल्शन एंड कपलिंग, अब क्या है रिपल्शन एंड कपलिंग, वो मैं समझाना चाहूंगा स्पेसिफिक वर्ड के साथ। मेंडल का वर्क हो जाने के बाद, मेंडल का ये लॉ दे देने के बाद, यहां पे एक बात हम कह सकते हैं कि कुछ चीजें क्लियर हुई 1900 के बाद। मान लीजिए ये क्रोमोसोम है, ठीक है, और ये क्रोमोसोम में
जीन जो है वो एक दूसरे से डिस्टेंस पर है। दैट मीन्स क्रोमोसोम है और क्रोमोसोम में जीन जो है वो डिस्टेंस पे है। अगर क्रोमोसोम में जीन डिस्टेंस पे होंगे, नजदीक नहीं होंगे, तो यहां पे ये दोनों जीन एज इट इज ऑफस्प्रिंग्स में नहीं जाएंगे। अब ये कैसे होगा सर? ये कैसे पॉसिबल है? अगर एक ही क्रोमोसोम में दोनों जीन मौजूद है तो दिमाग में तो यही कॉन्सेप्ट आएगा कि सर ये तो पूरा का पूरा क्रोमोसोम जाएगा, तो फिर ये जीन क्यों नहीं जाएंगे, है ना? तो बात यहां पे जरा ध्यान रखिए कि ऐसा नहीं होगा। अगर एक ही क्रोमोसोम में दोनों जीन अवेलेबल है और दोनों के बीच में डिस्टेंस ज्यादा है, तो यहां पे ये दोनों जीन एज इट इज कंडीशन में ऑफस्प्रिंग्स में नहीं जा पाएंगे। उसके पीछे का रीजन है क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर। अब ये क्या है? याद कीजिए बेटा, 11th में आपने सेल डिवीजन का चैप्टर पढ़ा था और सेल डिवीजन के चैप्टर में आपने मियोसिस डिवीजन स्टडी किया था। और मियोसिस डिवीजन में आपने देखा होगा कि जब दो क्रोमोसोम एक दूसरे के सामने होते हैं तो वो दोनों क्रोमोसोम एक दूसरे के साथ क्रॉसिंग ओवर करते हैं। क्रॉसिंग ओवर दैट मीन्स जीन एक्सचेंज। समझो मैं क्या कह रहा हूं? अगर ये दोनों जीन एक्सचेंज कर रहे हैं, ठीक है, तो वहां पे जीन क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे। ठीक है, फिर से और तरीके से बताऊं, जैसे कि मान लीजिए यहां पे मैंने एक बताया है ए है और कैपिटल बी है, यहां पे दूसरा क्रोमोसोम है मेरे पास और दूसरे क्रोमोसोम में मेरे पास स्मॉल ए है एंड स्मॉल बी है। अब ये दो क्रोमोसोम में आप देख सकते हो कि दो जीन मैंने यहां पे लिए हुए हैं। अब ये दोनों जीन देखिए, दोनों के बीच में डिस्टेंस ज्यादा है। क्या है बेटा? डिस्टेंस ज्यादा है। अगर दोनों जीन के बीच में डिस्टेंस ज्यादा होगा तो यहां पे सीन ये होगा कि ये दोनों क्रोमोसोम की जो क्रोमेटिड्स हैं, आप देख सकते हो, इस तरीके से क्रॉसिंग ओवर करेगी। क्या करेगी? क्रॉसिंग ओवर। तो यहां पे क्या होगा? जीन एक्सचेंज हो जाएंगे। यहां पे स्मॉल ए एंड कैपिटल ए के बीच में एक्सचेंज हो सकता है, या फिर कैपिटल स्मॉल बी एंड कैपिटल बी के बीच में डिस्टेंस चेंजेस हो सकता है। जीन एक्सचेंज हो जाएंगे। और अगर जीन एक्सचेंज हो जाते हैं तो आप देख सकते हो, अब देखिए जीन का मेकअप जो है वो चेंज हो चुका है। अब अगर ये पेरेंट्स में जाते हैं, ठीक है, तो कुछ डिफरेंट सिनेरियो होगा। तो मैं कहना क्या चाहता हूं? मैं कहना यह चाहता हूं बेटा, अगर दो जीन के बीच में डिस्टेंस ज्यादा होगा तो क्रॉसिंग ओवर ज्यादा होगा। क्या होगा बेटा? ज्यादा क्रॉसिंग ओवर ज्यादा होगा। ठीक है, आप समझ रहे हैं मेरी बात को? अगर दो जीन के बीच में डिस्टेंस ज्यादा होगा तो एक्सचेंज ऑफ जीन ज्यादा होगा। ठीक है। और अगर मान लीजिए यहां पे जरा देखिए, ये मैं बना रहा हूं यहां पे एक क्रोमोसोम जिसमें यहां पे मैंने जीन बनाया ए एंड बी, और वहीं पे मैं एक दूसरा क्रोमोसोम बना रहा हूं, ये रहा, यहां पे मैंने जीन बनाया स्मॉल ए एंड स्मॉल बी। अब आप देखिए, अब दोनों जीन के बीच का डिस्टेंस देखिए बहुत ही कम है। अब अगर दोनों जीन का डिस्टेंस बहुत कम है बेटा, तो यहां पे जितना क्रॉसिंग ओवर होना चाहिए, देखो होगा तो सही, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। दो क्रोमेटिड के बीच में क्रॉसिंग ओवर तो होने ही वाला है, पर जितने अमाउंट में होना चाहिए वो होगा नहीं। दैट मीन्स यहां पे अकॉर्डिंग टू दिस इतने लेवल पे क्रॉसिंग ओवर नहीं हो पाएगा। यहां पे आप देख सकते हो दो जीन एक दूसरे के नजदीक है, और जब दो जीन एक दूसरे के नजदीक होते हैं इन अ सिंगल क्रोमोसोम, देख सकते हो ये सिंगल क्रोमोसोम है। सिंगल क्रोमोसोम में कैपिटल ए और कैपिटल बी नजदीक नजदीक है। यहां पे सिंगल क्रोमोसोम है, स्मॉल ए स्मॉल बी नजदीक नजदीक है। तो यहां पे चांसेस किसका बन जाता है बेटा? लिंकेज का बन जाता है। दैट मीन्स ऐसी जीन को हम लिंक्ड जीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? लिंक्ड जीन। चलो मैं एक एग्जांपल बताता हूं। मान लीजिए मेरे पेरेंट्स हैं, मेरे मम्मी पापा है, ठीक है, और मेरे मम्मी पापा के पास ऐसे क्रोमोसोम है और वो क्रोमोसोम में इस तरीके से जीन लोकेटेड है और जीन का डिस्टेंस बहुत ही कम है। अब मेरे मम्मी पापा, ठीक है, वो जीन किसको दे रहे, वो क्रोमोसोम किसको दे रहे? मुझे देंगे। ओके, थ्रू स्पर्म, थ्रू एग बनेगा जाइगोट, और वो जाइगोट से मैं बना। ठीक है,
तो अगर जाइगोट से मैं बना और मेरे अंदर मदर और फादर के ही क्रोमोसोम है और वो क्रोमोसोम में जीन जो है वो नजदीक नजदीक है, तो आप समझ सकते हो कि ये दोनों जीन जो है मदर फादर में नजदीक नजदीक थे, तो मेरे अंदर भी ये दोनों जीन एज इट इज मेरे बॉडी में आएंगे, इनहेरिटेंस होगा, ठीक है, ज्यादा अमाउंट में। दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज एन लिंकेज जीन। ये लिंक्ड है और लिंक्ड होने की वजह से ये बहुत इजी वे में इनहेरिटेबल हो जाते हैं, ठीक है। पर अगर मान लो मेरे मम्मी पापा के अंदर ये जीन होते, तो डिस्टेंस में होते, तो क्या होता? क्रोमोसोम के अंदर अगर जीन डिस्टेंस लोकेशन पे होते तो स्पर्म बनाते वक्त या एग बनाते वक्त क्या ज्यादा अमाउंट में होता? क्रॉसिंग ओवर। और जब क्रॉसिंग ओवर होता, ठीक है, तो पेरेंट के जो डीएनए थे, पेरेंट्स के जो जीन थे, वो क्या हो जाते? चेंज हो जाते, ठीक है, चेंज हो जाते। और वो चेंज वाले जीन, चेंज वाले क्रोमोसोम मुझ में आते, तो मुझ में क्या दिखता बेटा? कुछ नए कैरेक्टर्स। समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं? यहां पे दोनों जीन नजदीक नजदीक है और एज इट इज पेरेंट में से मेरी बॉडी में आ रहे हैं, तो मेरे अंदर सारे कैरेक्टर्स, मैक्सिमम कैरेक्टर्स मदर फादर जैसे होंगे बिकॉज ऑफ लिंक्ड जीन। बट यहां पे जीन के बीच में डिस्टेंस ज्यादा है, जीन एक्सचेंज हो रहे हैं, और जीन जब एक्सचेंज हो जाते हैं, ठीक है, तो वहां पे कैरेक्टर जो है वो भी चेंज हो जाएंगे और मदर फादर जैसे एज इट इज कैरेक्टर मुझ में नहीं आएंगे, वहां पे चेंजेस ज्यादा होगा। तो यहां पे समझ लीजिए बेटा कि अगर यहां पे चेंजेस ज्यादा होगा, इस प्रोसेस को हम रिकॉम्बिनेशन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? रिकॉम्बिनेशन। दैट मीन्स एसोसिएशन। यहां पे देखिए डेफिनेशन पे जाइएगा, एसोसिएशन ऑफ टू नॉन पेरेंटल क्रोमोसोम, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि नॉन पेरेंटल क्रोमोसोम की मैं बात कर रहा हूं कि ऐसे दो क्रोमोसोम है, ठीक है, जिनमें जीन काफी डिफरेंट लोकेशन पे है और उनके बीच में अगर ये हो रहा है तो रिकॉम्बिनेशन वहां पे हमें ज्यादा अमाउंट में दिखाई देगा। और लिंकेज क्या है? एसोसिएशन ऑफ जीन, एसोसिएशन ऑफ टू जीन इन ए सिंगल क्रोमोसोम, सिंगल क्रोमोसोम। तो आप देख सकते हो कि एक ही क्रोमोसोम में यहां पे एसोसिएशन ऑफ टू जीन परफेक्टली हमें दिखाई दे रहा है, ठीक है। और यहां पे ऐसा नहीं है, दो क्रोमोसोम है पर दोनों क्रोमोसोम में ज्यादा अमाउंट में हमें क्या देखने मिलेगा बेटा? रिकॉम्बिनेशन। तो यही प्रोसेस को समझाने के लिए बेटसन एंड प्यूनेट ने, ठीक है, रिपल्शन एंड कपलिंग, ठीक है, वहां पे डिस्क्राइब किया था एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू, जिसके बारे में हमें यहां पे ज्यादा जानना नहीं है। बट ये बात तो समझ में आ गई कि मेंडल का लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो हमें कहता था, क्या कहता था? अगर दो क्रोमोसोम में जीन अलग अलग है तो वो इंडिपेंडेंटली एक्सप्रेस होंगे, ठीक है, इंडिपेंडेंटली क्या होंगे? एक्सप्रेस होंगे इसके जैसे। बट अगर जीन एक ही क्रोमोसोम में मौजूद है, ठीक है, और वो भी नजदीक नजदीक है, तो वहां पे चांसेस हो जाते हैं लिंकेज के। किसके हो जाते हैं बेटा? लिंकेज। अब यही प्रोसेस को एक्सपेरिमेंटल प्रूफ देना था, ठीक है, एक्सपेरिमेंट से समझाना था, इसी बात को लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर को समझाना था। तो वहां पे साइंटिस्ट हमारे सामने आए और जिनका नाम था थॉमस हंट मॉर्गन, ठीक है। सो थॉमस हंट मॉर्गन ने किस तरीके से एक्सपेरिमेंट किया और किस तरीके से एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिया कि किसे कहते हैं लिंकेज और किसे कहते हैं क्रॉसिंग ओवर, कैसे ये होता है, उस बारे में हम यहां पे जानकारी लेंगे। सो अब हमारा टॉपिक ये रहेगा कि हम यहां पे जानकारी लेंगे कि किस तरीके से थॉमस हंट मॉर्गन ने एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिया। थॉमस हंट मॉर्गन ने बेटा एक फ्रूट फ्लाई को यूज किया था, ड्रोसोफिला मेलेनोगैस्टर, ठीक है। ड्रोसोफिला मेलेनोगैस्टर एक फ्रूट फ्लाई थी और उन्होंने उसको यूज किया ये जानने के लिए कि अगर एक क्रोमोसोम में जीन नजदीक नजदीक होंगे तो लिंकेज ज्यादा होगा, और अगर एक ही क्रोमोसोम में जीन डिस्टेंस पे है, ठीक है, तो क्रॉसिंग ओवर के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है।
तो ये प्रोसेस को समझाने के लिए थॉमस एंड मॉर्गन ने ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर को यूज किया। इसके पीछे भी कुछ रीजन है। ये फ्रूट फ्लाई को क्यों यूज किया? बिकॉज इनकी लाइफ साइकिल जो होती है वो बहुत ही छोटी होती है बेटा, मेल और फीमेल को बहुत इजीली, ठीक है, जान पाते हैं। तीसरा, इनको कह सकते हैं कि ज्यादा अमाउंट में, एक ही टाइम में ये ज्यादा अमाउंट में प्रोजेनी डेवलप करने की इनकी कैपेसिटी है। तो ये कुछ रीजन है जिसकी वजह से यहां पे थॉमस एंड मॉर्गन ने ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर को पसंद करना जरूरी समझा। अब यहां पे मैं पूरा एक्सपेरिमेंटल प्रूफ बता रहा हूं बेटा। अब ये चीज ऐसी है जो आपके टेक्स्ट बुक में दी गई है एनसीईआरटी में, इसके रिलेटेड क्वेश्चंस जनरेट होते हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर मैं इसको नीट के आधार पे भी कहूं, आने वाले टाइम में मैं कुछ लेक्चर्स ऐसे सेट करने वाला हूं, मैं आपके सामने लाने वाला हूं जहां पे हम जेनेटिक्स से रिलेटेड एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। वहां पे मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से ये वहां पे यूज होगा क्वेश्चंस को सॉल्व करते वक्त। बट यहां पे हम देख लेते कि किस तरीके से ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर को उन्होंने एक्सपेरिमेंट के लिए यूज किया। तो थॉमस एंड मॉर्गन ने क्या किया? थॉमस एंड मॉर्गन ने सबसे पहले एक फ्रूट फ्लाई ली, फीमेल एंड मेल, जिसमें फीमेल जो थी, आप देख सकते हो, फीमेल जो थी वो यहां पे स्पेसिफिकली येलो बॉडी एंड व्हाइट आई थी। क्या थी बेटा? येलो बॉडी एंड व्हाइट आई, फीमेल। और वहीं अगर मैं मेल कहूं, सो मेल यहां पे ब्राउन बॉडी एंड रेड आई वाला मेल लिया था। दैट मीन्स एक ड्रोसोफिला ऐसा जो स्पेसिफिकली ब्राउन बॉडी एंड रेड आई, येलो बॉडी एंड व्हाइट आई वाली फीमेल। मतलब आप देख सकते हो दो कैरेक्टर यहां पे लिए गए हैं। कितने कैरेक्टर? दो। कहीं ना कहीं डायहाइब्रिडाइजेशन वाली बात चल रही है, ठीक है। तो दो कैरेक्टर यहां पे स्पेसिफिकली लिए गए हैं और ये भी यहां पे क्लैरिफाई किया थॉमस ने कि ये दोनों की जो जीन है, मतलब ये कैरेक्टर आप देख रहे हो, बॉडी कलर, आई कलर, ठीक है, बॉडी कलर, आई कलर, ये दोनों कैरेक्टर के जो जीन है वो स्पेसिफिकली एक्स क्रोमोसोम पे ही पाए जाते हैं। ड्रोसोफिला के कौन से क्रोमोसोम में पाए जाते हैं बेटा? एक्स क्रोमोसोम। तो चलिए मैं यहां पे बताना चाहूंगा। चलिए मान लीजिए फीमेल का क्रोमोसोम है ये क्रोमोसोम और ये है दूसरा क्रोमोसोम। यहां पे भी फीमेल का ये हो गया एक क्रोमोसोम और ये हो गया दूसरा क्रोमोसोम। चलिए सॉरी, ये मेल है तो हम इसको यहां पे वाई क्रोमोसोम बताएंगे, लाइक दिस। ओके, चलिए अब जरा ध्यान से देखिए, ये है एक्स, ये भी है एक्स, ये है एक्स और ये है वाई क्रोमोसोम। मैंने पहले ही आपको क्लैरिफाई कर दिया कि दोनों कैरेक्टर के जो जीन है वो स्पेसिफिकली आपको कहां मिलने वाले हैं? वो स्पेसिफिकली आपको मिलने वाले हैं एक्स क्रोमोसोम पे ही, ठीक है। अगर वो एक्स क्रोमोसोम पे ही मिलने वाला है तो मैं यहां पे स्पेसिफाई कर देता हूं, जैसे कि ये हो गया, ये दो जीन यहां पे देख सकते हो क्रोमोसोम पे मौजूद है। एक को मैंने बोल दिया वाई, सेकेंड डब्ल्यू, वाई डब्ल्यू। वाई स्टैंड्स फॉर येलो बॉडी एंड डब्ल्यू स्टैंड्स फॉर व्हाइट आई। गॉट इट? वहीं पे यहां पे जो जीन लिया गया वो था Y प्लस एंड W प्लस, जो स्पेसिफाई कर रहा था ब्राउन बॉडी के लिए Y प्लस और रेड आई के लिए W प्लस, ठीक है। तो मैंने यहां पे क्या बता दिया? मैंने आपको सिर्फ ये बता दिया कि इस तरीके से थॉमस ने एक मेल एंड एक फीमेल, ठीक है, उसको एक्सपेरिमेंट के लिए लिया था। जो कैरेक्टर यहां पे देखे जा रहे हैं वो कैरेक्टर स्पेसिफिकली उसके जीन एक्स क्रोमोसोम में मौजूद है। तो मेल का एक ही एक्स होता है जहां पे Y प्लस W प्लस नाम का जीन मौजूद है जो इस तरीके से कैरेक्टर शो कर रहा है, एंड YW सच काइंड ऑफ कैरेक्टर। तो इसको हम मान लेते हैं बेटा ये हो गया पेरेंट। ये क्या हो गया बेटा? पेरेंट। अब बात यह है, अगर पेरेंट है तो गैमेट्स तो बनेंगे। तो जान लीजिए यहां पे गैमेट बनेगा इस तरीके से, ये गैमेट बन रहा है और यहां पे दो टाइप के गैमेट्स हमें बनते हुए दिखाई देंगे, एक और ये है दो। अब देख सकते हो मैंने दो गैमेट बनाए यहां पे। क्यों यहां पे एक ही गैमेट बनाया है? क्योंकि आप देख सकते हो कि दोनों सेम
क्रोमोसोम पे सेम टाइप ऑफ जीन है Y एंड W, कोई डिफरेंट जीन नहीं है, क्रोमोसोम भी सेम है, ठीक है। तो वहां पे एक ही टाइप का गैमेट बनेगा, एक ही टाइप का एग बनेगा, X क्रोमोसोम वाला। वहीं अगर मैं मेल की बात करूं तो मेल तो दो टाइप के स्पर्म बना सकता है, Y प्लस W प्लस वाला एक स्पर्म, मतलब X वाला स्पर्म, और एक Y वाला स्पर्म। तो इसको मैं फिर से Y बता देता हूं, फिर से यहां पे गलती हो गई है, सॉरी फॉर दैट। चलिए ये हो गया। तो यहां पे आप देख सकते हो कि एक फीमेल का गैमेट बन गया और ये क्या बन गया, दो मेल के। अब ये गैमेट्स आपके टेक्स्ट बुक में बताए नहीं है, ये कहीं ना कहीं ड्रॉबैक है। यहां पे गैमेट्स बताने चाहिए थे, जिसकी वजह से बच्चों के लिए थोड़ा सा इजी हो जाता। ये रहे गैमेट्स, आप देख सकते हो गैमेट्स। अब क्या होगा, अब ये गैमेट फीमेल का एग जो है वो मेल के इस गैमेट के साथ फर्टिलाइज करेगा, एक, और ये हो गया दो, ठीक है। किस तरीके से को बताएंगे, जैसे कि ये एक्स जो है वो फीमेल का है, जिसको मैं बता रहा हूं Y एंड W, और यहां पे मैं इसको स्पेसिफाई कर रहा हूं Y प्लस एंड W प्लस। गॉट इट। वैसे ही फीमेल अगर मेल के एक स्पर्म के साथ अगर फर्टिलाइज कर सकता है तो देयर इज अ चांसेस कि फीमेल का ये एग इस स्पर्म के साथ भी फर्टिलाइज कर सकता है। तो यहां पे मैं वापस सेकंड कंडीशन बता देता हूं। चलिए ये सेकंड कंडीशन हो गई, जिसमें हम स्पेसिफाई करेंगे यहां पे जीन। तो यहां पे मैं यहां पे लिख दूंगा Y एंड W। चलिए तो ये हो गई बेटा F1 जनरेशन। क्या हो गई हमारे पास, ये हो गई बेटा F1 जनरेशन। ये हमारे पास F1 जनरेशन आ रही है। तो अब देखिए ठीक से जरा समझने की कोशिश कीजिए। ये फीमेल थी, ये मेल था। मेल ने दो तरीके के स्पर्म बनाए, फीमेल ने एक ही टाइप का स्पर्म एग बनाया है। फीमेल का ये एग सबसे पहले मेल के इस स्पर्म के साथ जुड़ता है, जिसकी वजह से इस तरीके की प्रोजेनी बन रही है। और मेल का ये एग जब इस टाइप के स्पर्म के साथ जुड़ता है, वाई स्पर्म के साथ, तो इस तरीके की, ठीक है, प्रोजेनी यहां पे बनती हुई दिखाई दे रही है क्रोमोसोम के साथ। अब बात ये है, जरा ध्यान से सुनिएगा, फोकस कीजिएगा बेटा। आप देख सकते हो कि मेल, अब तक मेल कैसे थे, ब्राउन बॉडी रेड आई। क्यों ये ब्राउन बॉडी रेड आई थे, क्योंकि उनके पास क्या था, Y प्लस W प्लस था, है ना। बट यहां पे जरा देखिए ये मेल के पास क्या है, Y एंड W है, Y एंड W है। और Y और W किसका होता है, फीमेल का होता है। फीमेल का ही एक्स यहां पे आया हुआ है, फीमेल के ही जीन यहां पे मौजूद है। तो यहां पे होगा ये बेटा कि ये जो मेल है वो मेल का कैरेक्टर यहां पे येलो बॉडी एंड व्हाइट आई हो जाएगा। मतलब कहीं ना कहीं मेल जो है, आप देख सकते हो कि मेल है वो फीमेल के कैरेक्टर शो कर रहा है, ठीक है। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। यहां पे जरा देखिए, अब Y एंड W, ये एक्स तो फीमेल का ही है, फीमेल का ही एग है। पर ये वाला एक्स किसका है, ये वाला एक्स मेल में से आया है थ्रू स्पर्म। तो यहां पे हो जाता है ये बेटा कि मेल का ये जो एक्स है, ये एक्स फीमेल के इस एक्स के ऊपर डोमिनेंट हो जाता है। क्या हो जाता है, डोमिनेंट। इसकी वजह से यहां पे फीमेल जो है वो ब्राउन बॉडी एंड रेड आई हो जाती है। तो अब एक चीज जरा नोटिस कीजिए बेटा कि फादर के कैरेक्टर डॉटर में आ रहे हैं और मदर के कैरेक्टर सन में आ रहे हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं पेरेंट के ही कैरेक्टर बच्चों में दिख रहे हैं। कोई नया कैरेक्टर आपको दिखाई दिया क्या, कुछ ऐसा हुआ कि यहाँ पे कुछ अलग टाइप की बॉडी बन गई या कुछ अलग टाइप की आई कलर बन गई, नहीं। क्या यहां पे ऐसा कुछ हुआ, कुछ अलग टाइप की बॉडी बन गई या कुछ अलग टाइप की आई कलर बन गई, नहीं। क्यों, बिकॉज यहां पे स्ट्रेट आप चीज देख सकते हो कि पेरेंट के ही कैरेक्टर्स यहां पे आ रहे हैं, ठीक है। तो ये बन गया F1 जनरेशन। मुझे और एक जनरेशन में जाना है, दैट मीन्स मुझे F2 जनरेशन में जाना है। कहां जाना है बेटा, F2 जनरेशन। अगर मुझे F2 जनरेशन में जाना है तो अब जरा यहां पे और फोकस कीजिए। ये आप देख सकते हो, अब ये F1 जनरेशन के ये दो क्रोमोसोम है मदर के, और ये दो क्रोमोसोम किसके हैं, फादर के। अब जरा मुझे बताइए, आप जरा ध्यान से देखिएगा, बिकॉज अब ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है बेटा। यहां पे मदर कितने टाइप के गैमेट बना सकती है, क्योंकि F2 जनरेशन जाना है बेटा। कहां जाना है, F2 जनरेशन, और बच्चे पैदा करने इनको। तो ये पेरेंट F1 पेरेंट को गैमेट्स बनाना है मदर को, तो मदर किस टाइप के गैमेट बना सकती है, तो मैं आपको बताता हूं, जरा ध्यान दीजिए। यहां पे मदर देख लीजिए, एक थोड़ा सा बड़ा बन गया, इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं, ठीक है। एक
एंड ये है 2। ठीक है, यहां पे जरा देखिए, ये 2 यहां पे एग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक एग के पास है Y एंड W जीन, और दूसरे एग के पास है Y प्लस एंड W प्लस जीन। आप देखिए जरा, मतलब जिस तरीके से पेरेंट के पास 2 क्रोमोसोम है XX, वो XX से 2 एग बने। ओके, ये तो बनेंगे ही बनेंगे, ये तो बनेंगे, देयर इज अ चांसेस। ओके, इस तरीके के 2 एग बन सकते हैं, ऐसे चांसेस है। ओके, बट और क्या हो सकता है यहां पे नया? तो यहां पे और एक नई चीज यहां पे ये हो सकती है, जरा ध्यान से सुनिएगा बेटा। यहां पे और फीमेल चाहे तो फीमेल और 2 गैमेट्स भी बना सकती है। किस तरीके से, जरा देखिए, यहां पे 1 और ये है 2। यहां पे फीमेल क्या करेगी, जरा ध्यान से सुनिएगा। यहां पे फीमेल ये करेगी कि जीन के बीच में ये 2 जीन जो है, ठीक है, क्रोमोसोम में ये 2 क्रोमोसोम है, और ये 2 क्रोमोसोम के जो जीन है उनके बीच में क्या होगा बेटा, क्रॉसिंग ओवर। मैंने पहले ही आपको बढ़ाया था, मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया कि जब गैमेट्स बनने वाले होते हैं तब क्रॉसिंग ओवर होता है। तो यहां पे क्या होगा बेटा, W प्लस और W एक्सचेंज हो जाएंगे। तो चलो मैं यहां पे बता रहा हूं, जैसे कि यहां पे Y है, ओके, एज इट इज है, पर हुआ ये Y तो मैंने लिख दिया, ये क्रोमोसोम का Y तो मैंने लिख दिया, पर अब W नहीं लिख पाऊंगा। W की जगह पे क्या आ जाएगा, W1। दैट मीन्स यहां पे कहीं ना कहीं W1 जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा है, जीन एक्सचेंज हुआ। अगर W1 ऊपर की तरफ जा रहा है, दैट मीन्स इस क्रोमोसोम के साथ एक्सचेंज हो रहा है, तो ये W कहां आएगा, नीचे की तरफ। तो यहां पे मैं कह सकता हूं कि नीचे की तरफ हमें जो क्रोमोसोम मिलेंगे उसमें जीन होगा Y प्लस एंड W प्लस। तो आप जरा समझने की कोशिश कीजिए, मैंने 4 टाइप के एग बताए हैं यहां पे। कितने टाइप के एग शो किए हैं, 4 टाइप के। 2 नॉर्मल एग हैं, XX एज इट इज पेरेंट जैसे, और 2 ऐसे एग हैं, ठीक है, जिनमें क्रॉसिंग ओवर हुआ है। क्या हुआ है बेटा, क्रॉसिंग ओवर। जरा ध्यान से सुनिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रॉसिंग ओवर हुआ है इनके बीच में, इनके बीच में क्रॉसिंग ओवर हुआ है। तो आप देख सकते हो फीमेल के कितने एग बन गए बेटा, 4 एग बने हैं। वहीं अगर मैं मेल की बात करूं, किसकी बात करूं, मेल की, तो मेल में यहां पे ये चीज होगी कि मेल तो 2 ही टाइप के गैमेट्स बना पाएगा। अब आप बोलोगे सर यहां पे क्यों क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा, यहां पे क्यों क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा? बेटा ध्यान से सुन लीजिए, मैंने आपको पहले ही बताया कि कैरेक्टर, ये कैरेक्टर की जो जीन है वो जीन सिर्फ X क्रोमोसोम में मौजूद है, Y में नहीं है। अगर X ये जीन एक्सचेंज नहीं कर पाएगा, ये जीन यहां पे X में से यहां पे Y के साथ वो क्रॉसिंग ओवर नहीं कर पाएगा ये जीन का, तो यहां पे समझ लीजिए 2 ही टाइप के गैमेट्स बनने वाले हैं, एक X और एक है Y, ठीक है, जिसमें यहां पे जीन हो जाएगा Y एंड W एज इट इज पेरेंट के जैसा, और ये हो गया Y क्रोमोसोम। तो आई होप आपको यहां तक समझ में आया होगा, ठीक है, कि किस तरीके से यहां पे गैमेट्स बनते जा रहे हैं। तो ये फिर से मैं बता रहा हूं कि ये बन गए बेटा गैमेट्स, ये क्या बन चुके हैं, गैमेट्स। तो ये थी पेरेंट जनरेशन, ये थी गैमेट्स, ये थी F1 जनरेशन, और ये भी है गैमेट्स। अगर आप टेक्स्ट बुक देखोगे बेटा, तो टेक्स्ट बुक में आपको F1 जनरेशन एनसीईआरटी में बताया है, F2 जनरेशन बताया है, पर F1 और F2 के गैमेट्स नहीं बताए उन्होंने। और इसी की वजह से बच्चे ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं ये टॉपिक को स्टडी करने में, थियरी को समझने में, कि ये गैमेट्स ही नहीं बन रहे हैं तो ये जनरेशन आ कैसे रही है, गैमेट्स कैसे बनाए। ठीक है, तो जरा आपको इतना कर लेना है बेटा कि जब भी आप थियरी पढ़ने बैठो, ठीक है, तो ये गैमेट्स आपको वहां पे ड्रॉ कर देना है। बिकॉज अगर आप गैमेट्स वहां पे ड्रॉ कर दोगे इन बिटवीन, तो आपके लिए थियरी इजी हो जाएगी समझने में। चलिए एट द एंड क्या होगा, अब क्या होगा, क्योंकि हमने गैमेट्स बना दिए, F1 जनरेशन के ये गैमेट्स बन चुके हैं, ये गैमेट्स से हमें क्या मिलेगा बेटा, F2 जनरेशन। क्या मिलेगा, F2 जनरेशन। तो होने क्या वाला है, ठीक है, होने क्या वाला है, चलिए जरा देखिए, यहां पे मैं एक और बोर्ड वर्क यहां पे जरा बताना चाहूंगा, जिसमें आप जरा इस चीज को जरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इस स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। बिकॉज अब मैं ये गैमेट्स, फीमेल का ये 2 गैमेट और ये 2 गैमेट, इन 2 गैमेट्स को मैं मेल के ये 2 गैमेट्स के साथ क्या करने वाला हूं बेटा, फर्टिलाइज।
और फिर देखेंगे F2 जनरेशन में कैरेक्टर कैसे आ रहे हैं, क्योंकि F1 जनरेशन में कैरेक्टर कैसे थे, F1 जनरेशन में कैरेक्टर एज इट इज मदर फादर जैसे ही थे, कोई नया कैरेक्टर नहीं था। ठीक है, तो F2 जनरेशन में क्या होगा वो अब हमें देखना है। ठीक है, तो आइए जरा नेक्स्ट बोर्ड वर्क हम यहां पे स्टडी करते हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा कि अब हम F2 जनरेशन फाइंड करने वाले हैं, तो सबसे पहले मैं गैमेट्स बना रहा हूं। ठीक है, जो हमने इसके पहले देखे थे, दो गैमेट कंप्लीटली एज इट इज सेम थे, जिसमें हमें जीन कैसे मिले थे, Y W, और एक था Y प्लस एंड W प्लस। ठीक है, क्योंकि इनके बीच में क्रॉसिंग ओवर नहीं हुआ था, ऐसे दो एग थे। दूसरे दो एग भी थे, जैसे कि यहां पे आप देख सकते हो, एक और दो। हम स्पेसिफाई करेंगे यहां पे Y एंड W प्लस, सेकेंड वन Y प्लस एंड W। ठीक है, सो दैट मीन्स यहां पे हमें 4 टाइप के क्या मिल चुके हैं बेटा, एग मिल चुके हैं। वही मैं मेल की बात करूं, मेल में हमने 2 टाइप के गैमेट्स बनाए थे। एक था मेल गैमेट Y क्रोमोसोम वाला, और दूसरा जो था वो था फीमेल का। ठीक है, और फीमेल में मतलब X क्रोमोसोम था, सॉरी, और X क्रोमोसोम में थे Y एंड W। ठीक है, तो अब मैं ये चाहता हूं कि हम F2 जनरेशन फाइंड आउट करें। ठीक है, तो यहां पे होगा ये कि मेल का ये जो स्पर्म है, पहले ये 4 एग के साथ फर्टिलाइज कराया जाएगा, और फिर मेल का ये जो स्पर्म है, इसको भी फीमेल के ये दोनों एग के साथ क्या कराया जाएगा, फर्टिलाइज। तो चलिए मैं यहां पे इसको इस तरीके से 2 पार्ट में हम डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, अब यहां पे जरा देखिए, मैं फीमेल के 1 2 3 4, ये फीमेल के हैं, क्या है, सारों के सारे एग जो है फीमेल के हैं। फटाफट हम यहां पे लिख देते हैं, जैसे कि Y एंड W फीमेल का, सेकेंड Y W प्लस, थर्ड Y प्लस एंड W प्लस, और यहां पे आ जाएगा Y प्लस एंड W प्लस। यहां पे कुछ करेक्शन है, यहां पे कुछ करेक्शन है बेटा, यहां पे आएगा Y, यस W आएगा सिर्फ। ओके ठीक है, अब होगा क्या, अब ये मेल का X जो है, सबसे पहले हम X ले लेते हैं मेल का स्पर्म जो है, X स्पर्म, वो हम चारों एग के साथ फर्टिलाइज करा देते हैं। तो मैं यहां पे स्पेसिफाई कर देता हूं, ये 1 हो गया, ये 2, ये 3, और ये हो गया 4। यहां पे हम मेल के गैमेट्स को मींस जीन को स्पेसिफाई कर देते हैं, Y W Y W Y W, और यहां पे भी हो जाएगा Y एंड W। ठीक है, चलिए, तो 4 यहां पे टोटली 4 प्रोजेनी आपको बनती हुई दिखाई दे रही है। कितनी, 4। मेल का हमने सिर्फ एक ही स्पर्म, यहां पे एक ही स्पर्म हमने यहां पे यूज किया है। चलिए, अब फीमेल का ये 4 गैमेट जो है, फीमेल के ये जो 4 एग हैं, अब इसको मेल के Y के साथ फर्टिलाइज करवा देते हैं। तो यहां पे फिर से हम 4 गैमेट्स यहां पे एग बना देंगे फर्स्ट। ठीक है, और यहां पे जीन हम स्पेसिफाई कर देते हैं उनके, फिर से Y W, यहां पे आ जाएगा बेटा Y W प्लस, यहां पे हम स्पेसिफाई कर देंगे Y प्लस एंड W प्लस, और यहां पे आ जाएगा Y प्लस W। गॉट इट, ये हो गए फीमेल के, ये क्या है, सारे के सारे फीमेल के गैमेट्स हो गए। अब मैं सामने बना देता हूं मेल का Y। चलिए, ये हो गया मेल का स्पर्म, ये हो गया मेल का स्पर्म, ये हो गया मेल का स्पर्म, और ये हो गया मेल का स्पर्म। तो आप देख सकते हो टोटली मैंने यहां पे 8 प्रोजेनी डेवलप की है। कितनी डेवलप की है बेटा, 8 प्रोजेनी। अब जरा ध्यान में समझने वाली बात है, थॉमस एंड मॉर्गन ने एक्सपेरिमेंट शुरू किया। थॉमस एंड मॉर्गन का मेन पर्पस क्या था, थॉमस एंड मॉर्गन का मेन पर्पस ये था, ये जानना कि कौन से कैरेक्टर, किस टाइप के कैरेक्टर या किस टाइप के जीन पेरेंट में से ऑफस्प्रिंग्स में जाते हैं और कितने नहीं जा पाते। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ड्रोसोफिला लिया। ड्रोसोफिला के कुछ कैरेक्टर स्पेसिफिकली उन्होंने कैरेक्टर लिए जिनके जीन जो थे वो एक्स क्रोमोसोम पे मौजूद थे। मेल और फीमेल के बीच में क्या किया, फर्टिलाइज किया, F1 जनरेशन फाइंड किया। F1 जनरेशन हमने देखी थी जिसमें पेरेंट जैसे ही कैरेक्टर थे,
फिर उन्होंने F1 जनरेशन के गैमेट्स बनाए और F1 जनरेशन के गैमेट्स को फर्टिलाइज किया। टोटल कितनी प्रोजेनी बनी बेटा? 8। अब ये 8 प्रोजेनी जब उन्होंने स्टडी की, साइंटिस्ट ने 8 प्रोजेनी क्या की बेटा? स्टडी की, तो उन्हें 1.7% रिकॉम्बिनेशन देखने मिला। दैट मीन्स क्रॉसिंग ओवर देखने मिला, रिकॉम्बिनेशन देखने मिला। एंड 98.3% उन्हें लिंकेज देखने मिला। क्या है इसका मतलब? क्या है? ध्यान दीजिए, जरा समझिए। मैंने टॉपिक के स्टार्टिंग में ही आपको कहा था, अगर किसी भी क्रोमोसोम में जीन नजदीक नजदीक होंगे, उनके बीच में डिस्टेंस ज्यादा नहीं होगा, तो वो जीन जो है वो क्रोमोसोम के साथ साथ पेरेंट में से एज इट इज ऑफस्प्रिंग में आएंगे, मतलब बच्चों में आएंगे। यहां पे मुझे बताइए, स्टार्टिंग से हम देखते आए हैं, हम स्टार्टिंग से जीन कहां बता रहे हैं? जैसे कि Y और W को कहां बता रहे हैं? नजदीक नजदीक बता रहे हैं। देखिए नजदीक नजदीक बताया गया है सब जगह पे। जीन मैंने Y और W को कहां बताया बेटा? नजदीक बताया। जब कोई भी जीन नजदीक नजदीक होगा तो उनके बीच में क्रॉसिंग ओवर ज्यादा नहीं होगा, और जब क्रॉसिंग ओवर ज्यादा नहीं होगा तो न्यू कैरेक्टर कैसे आएंगे? न्यू कैरेक्टर कम आएंगे। 1.7% रिकॉम्बिनेशन का मतलब क्या है? 1.7% मतलब 1.7% ही कैरेक्टर नए आए हैं। किस में? ये 8 बच्चों में। बाकी के 98.3% कैरेक्टर ये 8 बच्चों में पेरेंट जैसे ही हैं। क्यों? बिकॉज सारे जीन कैसे थे? लिंक्ड थे। सारे जीन क्या थे? एक ही क्रोमोसोम में नजदीक नजदीक थे। और जब जीन एक दूसरे से नजदीक होते हैं तो पेरेंट्स में से ऑफस्प्रिंग्स में एज इट इज जाते हैं विदाउट एनी चेंजेस। तो यहां पे 98.3% ये बच्चों में पेरेंट जैसे ही कैरेक्टर चल रहे हैं, सिर्फ 1.7% कैरेक्टर ही अलग पाए गए। तो यहां पे क्या जानने मिला? लिंकेज जानने मिला। क्या जानने मिला बेटा? स्पेसिफिकली लिंकेज। अब थॉमस एंड मॉर्गन ने यहां पे एक ही चीज यहां पे स्टडी की है, जरा ध्यान से सुनिएगा। पहले उन्होंने क्या कर लिया? मैंने अभी अभी बताया आपको, जीन कहां बताए थे? एकदम नजदीक नजदीक है, और जीन नजदीक है तो ज्यादा क्या हो जाएगा बेटा? लिंकेज का रेशियो आएगा, मतलब लिंक्ड जीन हो गए और वो पेरेंट में से बच्चे में डायरेक्ट जाएंगे। बट अगर मैं यहां पे क्रोमोसोम में जीन जो है वो स्पेसिफिक डिस्टेंस पे बताऊं, जैसे कि यहां पे बताया मैंने Y और यहां पे बताया मैंने W, यहां पे बताया Y और यहां पे बताया W, आपको और कुछ नहीं करना है। ये पूरा एक्सपेरिमेंट जो अभी आपने लिखा या जब अभी आपने जो जाना, एज इट इज वैसा ही आपको पूरा का पूरा चार्ट ड्रॉ करना है। सिर्फ करना इतना है कि मैं अब तक सारे जीन को नजदीक नजदीक बता रहा था, अब आप सिर्फ इतना कीजिए कि जीन को दूर दूर जरा ड्रॉ कर दीजिए। मॉर्गन ने यही किया। मॉर्गन ने जरा देखा कि ड्रोसोफिला में एक ही क्रोमोसोम में जब डिस्टेंस दूर थे, मतलब जो जीन थे वो दूर थे, एक स्पेसिफिक डिस्टेंस पे थे, तो वो जीन में ज्यादा क्या होने लगा था? क्रॉसिंग ओवर। देखो क्रॉसिंग ओवर यहां पे भी हुआ था, यहां पे भी मैंने आपको गैमेट्स बनाते वक्त क्रॉसिंग ओवर बताया था, बट जितना क्रॉसिंग ओवर होना चाहिए उतना हुआ नहीं। क्यों? क्योंकि जीन क्या थे? नजदीक नजदीक थे, तो क्रॉसिंग ओवर के लिए स्पेस नहीं मिली, ज्यादा क्रॉसिंग ओवर नहीं हो पाया। पर यहां पे आप देखो, दो जीन बहुत ही दूर दूर है, और दो जीन अगर दूर दूर होंगे, ठीक है, तो यहां पे दो क्रोमोसोम के बीच में अच्छे से क्या हो पाएगी? क्रॉसिंग ओवर। तो यहां पे रिकॉम्बिनेशन के चांस बढ़ जाएंगे। तो हुआ ये कि जब साइंटिस्ट ने स्टडी किया तो पता चला कि यहां पे रिकॉम्बिनेशन का जो रेशियो था वो 37.2% मिला। कितना मिला? 37.2%। और वहीं मैं लिंकेज की बात करूं, तो 62.8% उन्हें क्या मिला? लिंक्ड जीन मिले। तो अब जरा ये देखिए कि रिकॉम्बिनेशन का परसेंटेज कितना बढ़ रहा है बेटा? 37.2% हो गया। दैट मीन्स नए जीन ज्यादा आ रहे हैं, नए कैरेक्टर ज्यादा बन रहे हैं। पेरेंट्स में से नए कैरेक्टर क्या बन रहे हैं? ज्यादा बन रहे हैं। किस में? ऑफस्प्रिंग्स में। क्यों ऑफस्प्रिंग्स में ज्यादा बन रहे हैं? बिकॉज पेरेंट के क्रोमोसोम में जीन कहां थे? एक स्पेसिफिक डिस्टेंस पे थे, और जब ये पेरेंट्स ने स्पर्म और एग बनाने की कोशिश की तब क्रॉसिंग ओवर ज्यादा अमाउंट में हो गया, और क्रॉसिंग ओवर ज्यादा अमाउंट में होने की वजह से नए कैरेक्टर ज्यादा आ गए। लिंक्ड जीन का अमाउंट यहां पे परसेंटेज कम दिखाई दे रहा है।
गॉट इट? तो ये था पूरा का पूरा लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन जो यहां पे बताने की कोशिश की है। उसके बाद कहीं ना कहीं मॉर्गन के स्टूडेंट भी आए थे और जिन्होंने जेनेटिक मैप यहां पे दिया था, जिसके बारे में हम नेक्स्ट किसी वीडियो में स्टडी करेंगे और मैं आपको पूरा उसके बारे में डिटेल में समझाऊंगा, क्योंकि हम जेनेटिक मैप के आधार पे ही बहुत सारे क्वेश्चंस भी नीट लेवल के हम स्टडी करने वाले हैं। सो आई होप आज का ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। देखिए बेटा, ये टॉपिक काफी इंटरेस्टिंग है और काफी हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा अटपटा सा है, बिकॉज डायग्राम कहीं ना कहीं एनसीईआरटी में हमें गैमेट्स नहीं बताता, इसलिए हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप इस वीडियो को बार बार देखें, 2 बार देखें, 3 बार देखें, तब जाके आपको समझ में आ जाएगा कि ये हो क्या रहा है, किसे कहते हैं लिंकेज और किसे कहते हैं रिकॉम्बिनेशन। ठीक है, जितना हो सके उतना इस वीडियो को शेयर कर रहे अपने फ्रेंड के साथ, बिकॉज कहीं ना कहीं सारे फ्रेंड्स आपके इसी टॉपिक को रिलेटेड लेकर कहीं ना कहीं चिंतित है, तो वो डाउट उनका क्लियर होना चाहिए। सो इसी तरीके से हम मिलते रहेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है, एक नए वीडियो के साथ। आपके हर एक जेनेटिक के टॉपिक में यहां पे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते जा रहा हूं। अगर आपको स्पेसिफिक कोई टॉपिक चाहिए जो आप स्टडी करना चाहते हैं, सो एज अर्ली एज पॉसिबल कमेंट करिए, ठीक है, और इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।